students. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के अपने टॉपिक में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ अ फर्म ऑर्गेनाइजेशन। हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ टॉपिक्स को कवर करें, जिसके अंदर एक टॉपिक जो है वो हम ज़ेरे बहस लाएंगे आपके साथ। एक टॉपिक जो है हम ज़ेरे बहस लाएंगे आपके साथ, जिसको हम कहते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। दूसरा टॉपिक जो ज़ेरे बहस लाएंगे आपके साथ, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। और तीसरा टॉपिक जो है वो हम करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। और अगर टाइम बचा तो चौथा टॉपिक लेंगे, जिसके अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हवाले से। सबसे पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करता हूँ अपनी ही, और सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो टॉपिक आज का हमने चूज किया है, हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बैलेंस स्कोर कार्ड पे, और फिर बात करना चाहेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे। देखिए, जहां तक ताल्लुक है बैलेंस स्कोर कार्ड का, इसी जमाने में दोनों एतबार से देखा जाए तो हम जो है सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर जो है वो स्कोर को बेस करते थे। आज हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी जमाने में ठीक है कि हम ये मानते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखता था, चाहे वो शेयर होल्डर था या कोई भी स्टेक होल्डर था, इन्वेस्टर्स थे या जो भी थे।
लेकिन आज जिन चीजों को देखा जाता है उसके अंदर सबसे पहले ठीक है कि 4 एस्पेक्ट्स पेश नजर रखे जाते हैं जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हम असेस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स है, मानने वाली बात है। ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो है वो जो है रेट ऑफ रिटर्न क्या अर्न कर रही है, ठीक है जी, आरआर क्या है उसका, ठीक है जी, कैपिटल आउटपुट रेशियो उसकी क्या जा रही है, ठीक है जी, उसके बाद उसका आईआरआर क्या है। तो ये चीजें सारी एस्टिमेट होती हैं। शेयर पर शेयर रिवॉर्ड क्या आ रहा है, तो ये सारी चीजें असेस की जाती हैं। मार्केट शेयर उसका क्या है, ये भी चीजें असेस की जाती हैं। लेकिन बात यह है कि इसके साथ साथ अब सिर्फ यही चीजें नहीं देखी जाती बल्कि इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कस्टमर है वो कितना सेटिस्फाइड है इससे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी देखा जाता है और असेस किया जाता है कि जो ये वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर उस वैल्यू से कितना मुतमईन है, क्या वो मानता है कि ये वाकई एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे राइट रिटर्न या रिवॉर्ड दे रहा है ऑफ माय प्राइस। तो कस्टमर की ओपिनियन या कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है उसे भी इन्वॉल्व किया जाता है जिसके अंदर उसका ऑफिशियल फीडबैक है, उसका जो है वो वर्थ है या जो उसको वैल्यू डिलीवर की जा रही है उसके हवाले से। दूसरी चीज जो देखी जाती है वो देखी जाती है कि क्या ये कंपनी के प्रोसेस और प्रोसीजर्स इस काबिल हैं कि ये जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं इन प्रोसीजर्स की बुनियाद के ऊपर क्या ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की ऑब्वियसली एक अहमियत है, इस सेंस में अहमियत है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ मच कंपनी इज गोइंग टू मेक पॉसिबल कि किसी चीज की कॉस्ट को मिनिमाइज करके ऑपरेशंस को जो है वो सक्सेसफुल बना सके। और तीसरी चीज, चौथी चीज जो इस सिलसिले में देखी जाती है वो ये है कि क्या इनके पास कोई इनोवेशन है, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की कोई डेवलपमेंट, और इसके अंदर पर्टिकुलरली इस चीज को पेश नजर रखा जाता है कि इनके पास आज यानी टुडे प्रोजेक्ट्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म में इनके पास प्रोजेक्ट्स क्या होंगे। क्या ये लॉन्ग टर्म में भी शेयर होल्डर्स को कोई प्रोजेक्ट्स होंगे जहां पे ये पे कर सकेंगे, क्योंकि आज की जो दुनिया वो कहती है कि आज तो डिविडेंड आ रहा है ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपने क्या सोच रखा है, मुस्तकबिल के लिए आपका क्या प्लान है। तो ये भी देखते हैं कि इनके पास न्यू प्रोडक्ट्स आइडियाज है नहीं है, ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स में कोई क्रिएटिविटी है नहीं है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स पेश नजर रखे जाते हैं। तो इसमें एक एस्पेक्ट जो है उसको हम कहते हैं जी के फाइनेंशियल साइड के, क्या इनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मार्केट शेयर क्या है, प्रॉफिट पर शेयर ये क्या दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल भी है, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस जगह पे स्टैंड करती है, क्या कस्टमर का फीडबैक ये बताता है कि सही वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कि इनके जो प्रोसीजर हैं, जो सिस्टम है, जो इनका निज़ाम है, क्या वो इस तरह का है कि वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंश्योर कर रहा हो, कॉस्ट को सेव कर रहा हो, और उसके साथ साथ क्या इनके पास कोई इनोवेटिव सोल्यूशन है, क्रिएटिविटी है, नए प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मदद से आज तो मुनाफा कमा रहे हैं और लॉन्ग रन में भी ये कोई अच्छा प्रॉफिट पे बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये है वो 4 चीजें। अभी हम इन 4 चीजों को एक बार फिर रिव्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे मगरिब की अज़ान हो चुकी है लाहौर में, और यहाँ पे हमने तय किया था कि हम 7:15 से कोई 7:25 तक 10 मिनट का आपको नमाज का ब्रेक दे देंगे। तो नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद वापस आके यहीं से हम शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। कि किसी जमाने में सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर जो है फर्म्स की परफॉर्मेंस देखी जाती थी, अब फाइनेंशियल भी देखी जाती है और नॉन फाइनेंशियल दोनों देखी जाती है। अब फाइनेंशियल में आप देखते थे आईआरआर क्या है, आरआर क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है,
प्रॉफिट पर शेयर क्या दिया जा रहा है, मार्केट शेयर कितना है। लेकिन अब जो आने वाला दौर है उसमें देखने के लिए सिर्फ ये चीज नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या कहती है। क्या कस्टमर का फीडबैक ये कहता है कि मुझे अच्छी वैल्यू डिलीवर की जा रही है। दूसरी तरफ न सिर्फ ये भी देखा जाता है कि जनाब जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कोई अचीव किया है, इनका सिस्टम, इनके प्रोसेस, इनका प्रोसीजर इस पोजीशन में है कि ये कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर सके, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, ज्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्सिव हो सके। और फिर उसके बाद ये भी है कि इनके पास कोई इनोवेटिव सोल्यूशन है, क्या ये नए प्रोडक्ट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी, फीचर्स वगैरह क्या दे रही है प्रोडक्ट्स के अंदर। और उसके साथ साथ ये बात है कि आज तो इनके पास प्रॉफिट है, लेकिन क्या फ्यूचर में भी इनके पास कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे। ये वो चीजें हैं जिनमें हम ऑल एस्पेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस उसको देखते हैं। मैं यहाँ से ये ग्राफ हटाता हूँ, तो वन बाय वन देखते हैं इन चीजों को। देखिए, सबसे पहले व्यूएबल चीज जो है वो ये है कि जो है आपका नंबर वन वो ये है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जो एनुअल रिपोर्ट आती है किसी भी फर्म की, उसके अंदर ऑपरेशनल फाइनेंशियल रिव्यू लिखा होता है, जिसके अंदर सीईओ एंड डायरेक्टर जो है वैसे जो बताते हैं कि हम फाइनेंशियली क्या परफॉर्म कर चुके हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं। फिर कस्टमर से पर्सपेक्टिव के एतबार से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या कहती है ये देखी जाती है। और फिर उसके साथ साथ ये भी चीजें देखी जाती हैं कि जनाब जो है इंटरनल पर्सपेक्टिव के अंदर इनके पास ऑपरेशनल एफिशिएंसी है या नहीं है। और फिर उसके साथ साथ इनके पास कोई इनोवेटिव पर्सपेक्टिव में ये गुड्स एंड सर्विसेज को, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड का, कि एक बैलेंस स्कोर कार्ड से हम देखते हैं कि फर्म की परफॉर्मेंस जो है वो वाकई इस पोजीशन में है जो कि डिलीवर कर सके। तो हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बैलेंस। जी स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले मैंने एक बात की है बैलेंस स्कोर कार्ड के हवाले से। तो आप सब बच्चों को मैं देखता हूँ कि इन द चैट बॉक्स क्वेश्चन आंसर सेशन कोई सवाल हो आप लोगों का, और अगर क्लियर है तो आप जी लिख के एंटर कर दीजिए, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी ठीक है उमर, और सिंपल भी है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात भी नहीं थी। तो मैं सेकंड जो है आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, इसको भी ज़रा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं उसके लिए भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, बाद में अपलोड कर देखिए, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का जो बुनियादी आइडिया है वो ये है कि जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि इसके अंदर कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, ये लाजमन इंश्योर किए जाए। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है वो प्रोडक्ट के फीचर्स के हवाले से हो सकते हैं, उसके साथ अटैच सर्विसेज के हवाले से हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये क्वालिटेटिव होते हैं। जैसे कि आप ये कह लीजिए कि हर प्रोडक्ट के हवाले से ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है बड़े डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को देखा जाता है स्टाइलिंग, एफिशिएंसी ऑफ डीलर नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मेंस। अगर हम फूड प्रोसेसिंग में देखते हैं तो फूड प्रोसेसिंग में न्यू प्रोडक्ट देखे जाते हैं, नए प्रोडक्ट आप क्या डेवलप कर रहे हैं, आपका गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे हैं, हेल्थ एस्पेक्ट पे कितना फोकस करते हैं, लो फैट पे। अगर इंश्योरेंस है तो उसके अंदर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर देखे जाते हैं, रेपुटेशन कैसी है, इनोवेटिव न्यू पॉलिसीज हैं या नहीं है आपके पास। और अगर ये कुछ सुपर मार्केट इंडस्ट्री है तो देखा जाता है कि आप राइट प्रोडक्ट मिक्स रखते हैं नहीं रखते हैं। उसके अलावा एक्चुअली जो चीजें आप कहते हैं क्या वो आपकी शेल्फ पर अवेलेबल हैं, क्या उनकी प्राइसिंग जो है वो करेक्टली हुई है कि नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि हर इंडस्ट्री, हमने मिसालें देखी, ऑटोमोबाइल ले लीजिए, फूड प्रोसेसिंग ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, या आप सुपर मार्केट ले लीजिए, तो हर एक के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। होता ही है कि हमें इसके लिए ठीक ठाक रिसर्च की जरूरत होती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट चीजों को पेश नजर रखकर
जो है वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से उसका बुनियादी तौर पे बाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस प्रोडक्ट को या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों खरीदा जा रहा है, तो सबसे पहले इसका बाइंग ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला इसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है कि जिस मकसद के लिए प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है क्या वो पूरा होता है या नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इसके फंक्शन और इसकी प्रोसेसिंग कितनी एक्यूरेट है और इसके साथ कौन सी एक्टिविटीज ऐसी अटैच्ड हैं जो ठीक होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को डेवलप करते हैं कि अगर ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इंश्योर किए गए तो नतीजे के तौर पे we will achieve the customer satisfaction और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ अटैच है आपका ब्रांड इमेज, तो आप ब्रांड इमेज अचीव करेंगे अच्छा, ठीक है, और अल्टीमेटली इससे वैल्यू इनहांस होती है ब्रांड की इन एक्टिविटीज से और अल्टीमेटली गेन गुड प्रॉफिट एंड पे बैक। तो ये आपको जो है पे बैक इसके नतीजे में मिलता है। और फिर ऑब्वियसली इस सेंस में जब आप डेवलप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में आप बहुत सारे दूसरे गोल्स भी साथ ही साथ अचीव कर देते हैं। इसलिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन अगर देखा जाए कि जो कस्टमर बाइंग डिसीजन है ये काफी कॉम्प्लेक्स इशू है। मिसाल के तौर पे मैं आज ही अगर बात करूं तो मैं अपनी मशीरा से बात कर रहा था कि उन्हें कौन सा मोबाइल चाहिए। तो अब मसला ये है कि जब मैं मोबाइल की चॉइस कर रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ कि उनके पास सैमसंग का मोबाइल तो पहले ही आता कि अच्छा मोबाइल है, लेकिन दूसरा मोबाइल मैं सैमसंग का उन्हें गिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि पहले से एक ब्रांड है। अब मैं चाहूंगा ब्रांड थोड़ा डिफरेंट हो। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि कस्टमर बाइंग डिसीजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। लेकिन बहरहाल जो रेंज ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर है उसके अंदर अगर हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का ख्याल रखेंगे तो बाइंग डिसीजन हमारी फेवर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इस सिलसिले में यह है कि कस्टमर ये देखता है कि चीज उसकी जो है वो एटलीस्ट फिट फॉर द पर्पस होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ थ्रेशोल्ड तक जाते हैं, बुनियादी थ्रेशोल्ड तक, तो फिर हम उस कंपेटिटिव ग्रुप में खड़े हो जाएंगे जाके जो मार्केट में पैसा कमा रहा। लेकिन अगर हम इसके लिए कोई यूनिक कैपेबिलिटीज डेवलप करते हैं, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज डेवलप करते हैं और हम इन रिसोर्सेज को दूसरों के मुकाबले में बेस्ट यूज करते हैं तो हम ना सिर्फ ये कि कंपेटिटिवली खड़े होंगे बल्कि हम उनसे एक स्टेप आगे आ जाएंगे और हम एक कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकेंगे। इसलिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को अचीव करना जरूरी होगा। अब जहां तक सवाल है कि अगर आप कहते हैं कि जो अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को मजीद क्लियर करने के लिए सपोज करता हूँ कि एक गाड़ी की बात कर लेते हैं, टॉकिंग अबाउट अ कार, तो सबसे पहली बात ये है कि वाइड रेंज ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं इसके। सबसे पहली चीज है नीड अंडरस्टैंडिंग। कस्टमर की नीड को समझिए, उसकी बुनियादी नीड क्या है। तो प्रोडक्ट में वो तमाम मार्केट के से क्या डिफरेंस मार सकते हैं दूसरों से, क्या डिफरेंट ऑफर कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, व्हाट एल्स वी आर ऑफरिंग। तो अगर हम ये चीज जो है लेकर चलेंगे कि हाँ यार ये चीज डिफरेंट, फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार हम दूसरों से बेहतर डेवलप हो सकते हैं। लेकिन ये भी याद रहना चाहिए कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन चेंज होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ टाइम ये हमेशा एक सी नहीं रहती। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो जैसे से बदलती रहेंगी, उसके साथ साथ हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स भी अंदाजा करते रहेंगे कि हम किस कदर ज्यादा जो है वो इन चीजों को डील करें, किस कदर ज्यादा जो है वो हम जो है वो इनको देख रहे हैं इस हवाले से। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखिए कि अगर आप इन इश्यूज को देखते हैं तो इसके अंदर सबसे हेल्थ एंड सेफ्टी
एक फैक्टर है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। तो हम देखते हैं कि कितने एक्सीडेंट्स हुए हमारी गाड़ी के सड़क पे और उसमें कितनी किस टाइप की इंजरीज हुई। ठीक है जी। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर तो हम देखें कि कंप्लेंट्स जो है वो कितनी आई, कितने क्लेम्स आए, ठीक है, और कितना हमने कंप्लेंट को रजिस्टर किया, करस्पॉन्डेंस। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है जी। फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट क्या, ठीक है। एफिशिएंट प्लांट हम कितना काम करते हैं, कितनी प्रोडक्शन करते हैं, रिपेयर बिल हमारे कहाँ जा रहे हैं। और फिर इसी तरह आप जो है वो ट्रेसेबल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर हम जो है मैनिफेस्ट चेक्स और आउट टर्न रिपोर्ट्स को चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना हमने नुकसान उठाया, कितना हमने बेनिफिट लिया। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर चेक करते हैं। अब जहां तक सवाल है, आप ये जानते हैं कि केपीआई बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि क्वालिटेटिव इश्यूज होते हैं। अब इन क्वालिटेटिव इश्यूज को इस तरह नहीं देखा जाता है कि इसी तरह से रहेंगे। मिसाल के तौर पे गाड़ी का पेट्रोल लिया तो लीटर्स में ही जाता है, लेकिन गाड़ी का जो फ्यूल गेज है वो लीटर्स में नहीं हमें दिखा रहा होता। हमारा जो फ्यूल मीटर है वो हमें दिखा रहा होता है, एक सुई होती है और वहां पे दिखा रहा होता है कि हाफ टैंक है, 1/4 टैंक है, या पेट्रोल खत्म होने वाला है। यानी वो हमें इस सेंस में नहीं दिखाता जिस सेंस में हम सोचते हैं। वो हमें सिखाता है कि कितना टैंक अवेलेबल है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, एयर प्रेशर है, टायर्स का अंदर और बाहर का टेम्परेचर है। तो जाहिर है किसी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो आप हमें बताएंगे ना। इसे आप ये कह सकते हैं कि हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को कन्वर्ट कर देते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में। वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो इन तमाम चीजों को क्वांटिफाई कर देते हैं, क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं मोस्टली, जिसकी मदद से हम प्रॉफिट की मदद से, कॉस्ट की मदद से, जब हमारी रेट ऑफ रिटर्न नीचे जाता है, ब्रांड वर्थ नीचे जाती, तो हम समझ जाते हैं कि एक्चुअली तो ब्रांड वर्थ है, एक्चुअली तो रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन हकीकत बात क्या है कि बैकअप में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो रखे गए थे उनकी केयर नहीं की गई, और उनकी केयर ना करने की वजह से एक्चुअल प्रॉब्लम अराइज कर रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम उनको जो है वो वहां से असेस कर लेते हैं। तो बहुत सारे क्वालिटेटिव इश्यूज जो है हम उन्हें क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर उसके साथ साथ तीन चीजें होंगी अब यहाँ पे जिनको आपने ज़हन में रखना है। एक मैंने अभी तक डिस्कस किया है आपके साथ बैलेंस स्कोर कार्ड, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों का जिक्र आया। दूसरा मैंने आपके साथ बात की क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पे, और इन्हीं को बात हम कन्वर्ट कर लेंगे केपीआईज में ताकि हम इनको क्वांटिटेटिवली ज्यादा असेस कर सकें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्वांटिटेटिवली होती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जैसे हम क्वालिटेटिव इश्यूज को भी क्वांटिटेटिव में ले जाते हैं, जैसे लेबर टर्नओवर परसेंटेज में हम देख लेते हैं कितने मजदूर जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों में हम कन्वर्ट करके वहां से परफॉर्मेंस को असेस कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रोल हैं जो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो है वो देखते हैं, जैसे कि बजटरी कंट्रोल्स है कि हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो किस हद तक हमारे बजट की रेंज के अंदर है और किस हद तक जो है हम जो है वो वेरिएंस है हमारे वेरिएंस एनालिसिस हम करते हैं कि किस हद तक हम वेरी कर रहा है हमारा बजट और कहाँ कहाँ कर रहा है। अब उसके लिए दो चीजें, या तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं जिससे हम कूप अप कर सके, फिर तो खैर है। अगर नहीं हो सकता तो फिर हम किस एक्टिविटी पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर के बजट का एक लिमिट से ऊपर जाना जरूरी हो गया था और हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे आप अपनी रूटीन लाइफ में क्या करते हैं कि आप कोई घर बनाते हैं। जब घर बनाते हैं तो एक बजट एलोकेट करते हैं कि घर इतने बजट में बनेगा, लेकिन आप हर फ्लोर के बनने के बाद, हर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने के बाद आप एक अंदाजा लगाते हैं कि क्या हम विद इन द लिमिट्स बजट मैनेज कर पा रहे हैं।
अगर हमें ये लगे कि हम अपना बजट विद इन दैट लिमिट्स मैनेज नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे लिए जरूरी ये हो जाता है कि हम इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस लें, और वो चेक एंड बैलेंस की मदद से हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। और अगर तो कहीं कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है तो जरूर करें, कोशिश ये होती है। लेकिन बाज इश्यूज में ऐसा होता है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, इंपोर्ट्स महंगी पड़ गई, ऑपरेशनल कॉस्ट किसी वजह से बढ़ गई, अब वो हमारे लिए मुमकिन नहीं था। जो हमने उसके अंदर इक्विपमेंट लगाना था, जो हमने उसके अंदर चीजें यूज करनी थी, वो इम्पोर्टेड थी, अब वो बजट वेरी कर गया। तो फिर वहां पे ये होता है कि ऐसा ना हो कि आप घर रहने के लिए जा रहे हो और शीशे ना लगवा सके, वहां दरवाजे ना लगवा सके, तो क्या खुली जगह पे रहेंगे आप? फिर ये होता है कि हम एक्टिविटीज को देखना शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिस पर हम कंप्रोमाइज कर दें तो ये वेरिएंस मैनेज भी हो जाएगा और काम भी चल जाएगा। तो इसमें मिसाल ये हो सकती है कि पेंट जो है वो फिनिशिंग क्वालिटी का ना हो, इनिशियल पेंट टच दे दिया जाए लेकिन शीशे लाजमी लगे। प्लांटेशन के अंदर बाकी काम फ्यूचर पे छोड़ दिया जाए लेकिन फ्लोरिंग जरूर करवा दी जाए। तो जो जरूरी काम है वो हो जाए। एक किचन इक्विपमेंट लाजमी प्लेस कर दिया जाए, ठीक है जी, वॉशरूम इक्विपमेंट लाजमी प्लेस कर दिया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाजमी प्लेस कर दिया जाए, चूंकि हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू भी है। तो आप ये कहते हैं कि ये एक्टिविटीज जरूरी है और ये एक्टिविटीज हम रोक देते हैं। तो ये वेरिएंस एनालिसिस हमें ये हेल्प कर देता है कि हम किसी क्रूशियल एक्टिविटी को रोक के ऐसा ना हो कि हम किसी मसले में फंसे और फिर उसके बाद इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी सेंस में इस चीज को लेकर चलती हैं। तो होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। हम चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरा मेरा जो आज का एस्पेक्ट है उसके अंदर दो चीजों को मैं कवर करना चाहता हूँ। एक तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हमने केपीआई और सीएसएफ यानी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में देखे हैं। अच्छा जी, अब अगर आप देखते हैं तो मैंने बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बताया और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के बारे में बताया कि CSF, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसको लिंक भी कर दिया KPI के साथ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ। ठीक है, तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आमतौर पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में लिखे होते हैं, लेकिन KPI आमतौर पे क्वांटिटेटिवली कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह इनको कंट्रोल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब जो तीसरी चीज मैं करना चाह रहा हूँ वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है, किस तरह से हम एक निज़ाम मजबूत बना पाते हैं जो कि हमारी हर हर एक्टिविटी पे नज़र रखे और बाकायदा तौर पे हमारी परफॉर्मेंस को असेस कर सके। इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो आपका कॉन्सेप्ट है इंटरनल कंट्रोल्स का, लेकिन वो खासा तफसीली है, उसको अभी मैं नहीं छेड़ रहा, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, इसको भी मैं पेंडिंग कर रहा हूँ इंटरनल कंट्रोल वाले मामले को। लेकिन ये जो आपका मामला है परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला, ये ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैं यहाँ इसको स्टॉप करता हूँ शेयरिंग को, और इसकी जगह मैं आपके सामने ये जो मेरा रिकॉर्डेड जी, अब यहाँ पे हम देखना ये चाहते हैं, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक प्रिंसिपल्स के एतबार से तो यूनिफॉर्म शक्ल में देखा जा सकता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को दूसरे से डिफरेंट, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक प्रिंसिपल्स के एतबार से तो यूनिफॉर्म शक्ल में देखा जा सकता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को दूसरे से डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करती है। उसके अंदर डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो सकती है, उसके अलावा
टुगेदर विद इंटेग्रेटिव एक्टिविटीज का आपस में कोऑर्डिनेट करना, जिसके नतीजे में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेटर हो सके, तो इसको हम एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल में देखते हैं। लेकिन बहरहाल बेसिक बात क्या है? बेसिक बात यह है कि वो तमाम की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए होते हैं उसको हम अचीव कर सकें। इस तरह हम लेके चलते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और वैल्यूज को सेट करती है, उसके मुताबिक प्लान किया जाता है। प्लान में ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव यू सी दैट कि पीटर ड्रकर कहता है कि हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझते ही हैं कि द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, the objective should be measurable, the objective should be agreed with the people so that people involved in it, and similarly they should be the attainable या means realistic, और realistic के साथ साथ जो है ये टाइम बाउंडेड होने चाहिए। तो ये हमारी पहली ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले तो आप उन गोल्स को सेट करें। फिर उसके बाद ये है कि हम वो कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं जिसकी मदद से हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, और एक प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी आप इसे कोर्स ऑफ एक्शन कह सकते हैं, आप इसे स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, या आप इसे स्ट्रेटेजी के अलावा आप इसे प्लान कह सकते हैं जिस पर आप एक्ट करते हैं। ठीक है, प्लानिंग यानी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आप ट्रैक डाउन करते हैं कि क्या आपका रेगुलर फीडबैक, ठीक है जी, बाकी तमाम चीजें जिनको आप चेक करते हैं कि यू आर ऑन द ट्रैक और नॉट। तो आप इसको जो है फिर चेक करते हैं कि आप अपने ट्रैक पर हैं या नहीं है। तो ये वो चीजें जो ऑन गोइंग हमें बताती रहती हैं वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन उसके साथ साथ हम रिव्यू करते रहते हैं कि क्या हमने जो टारगेट सेट किए थे हम उनको अचीव करते जा रहे हैं, और जहां पे कहीं हमें लगता है कि नहीं हम पीछे रह गए, हम उनको जरूर असेस कर लेते हैं। इस पूरे निजाम को हम कहते हैं कि ये हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल है। इस लिहाज से अगर आप तफसील में जाएं तो हम एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप कर लेते हैं। इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में सबसे पहले तो हम गोल सेट करते हैं, जिसके अंदर नीड टू सेट द राइट वे ऑफ गोल्स। इनको भी हमने कहा कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, और ये जो गोल्स हैं ये खुद से सेट नहीं कर लेने चाहिए, इसके अंदर एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना चाहिए। और हमेशा जो है वो कहते हैं ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को रिलेट कर लेना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के इंडिविजुअल गोल्स के साथ, और इनके अंदर ममासलत पैदा कर लेनी चाहिए कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करेगी, प्रॉफिट अचीव करेगी, मार्केट शेयर अचीव करेगी, तो एक तरफ फर्म जो है वो अच्छा मार्केट शेयर अचीव कर रही है, उसका ब्रांड इमेज ऊपर जा रहा है। इसके साथ साथ हम एम्प्लॉइज के करियर गोल्स को भी एड्रेस करते चले जाते हैं कि आपको हम लोन ऑफर करेंगे, आपको हम कार ऑफर करेंगे, आपको हम मेडिकल ऑफर करेंगे। यानी एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती जाए, तो दूसरी तरफ एम्प्लॉय के जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो भी अचीव होते चले जाएं, और दोनों में एक ममासलत पैदा कर ली जाए। इसलिए हमेशा इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ लिंक अप कर लिया जाए तो हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें गोल सेटिंग में इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, और इस मामले में हमेशा हमें जो है एक तो जो है वो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करनी चाहिए, और एम्प्लॉइज के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉइज नहीं बल्कि उन्हें लगे कि दे आर आवर पार्टनर्स, दे आर आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इफ वी अचीव अ विन they will ultimately have a share in that win। तो जो भी हम विन करेंगे उसके अंदर उनका शेयर होगा। लिहाजा बजाय इसके कि हम उनके ऊपर इम्पोज करें, हमें उन्हें पार्ट ऑफ सेटिंग गोल्स रखना चाहिए। क्योंकि आज का जमाना जो है वो
ट्रेडिशनल लीडरशिप की सोच नहीं है कि आप हर चीज जो है कमांड एंड कंट्रोल ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे नहीं काम चलता। आज वैल्यू स्ट्रीम का जमाना है। वैल्यू स्ट्रीम का मतलब ये है कि स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट जो है वो एसोसिएशन एंड टेक्नीशियन से चलता है। यानी पहले सुपरवाइजर को ऊपर से ऑर्डर आ रहे थे, मैनेजमेंट सुपरवाइज टॉप से कर रही थी, टॉप से नीचे की तरफ आ रहे थे। आज का जमाना है कि आप इसे पैरामिड स्ट्रक्चर की बजाय फनल स्ट्रक्चर में देखते हैं, जिसके अंदर जो लोग कस्टमर के साथ अटैच हैं डायरेक्ट, जो लोग मार्केट के साथ अटैच है डायरेक्ट, एक्चुअल तो डिलीवरेंस उन्होंने करनी है। और विन हमेशा कमांडर से शुरू नहीं होती, विन हमेशा सोल्जर से शुरू होती है। सोल्जर मैदान जंग में जब बहादुरी से लड़ता है और वो प्लान जो कमांडर ने बनाया उसे इम्प्लीमेंट करता है, फिर जंगें जीती जाती हैं। लिहाजा यहाँ पे हम रिवर्स अप्रोच से चलते हैं कि ठीक है प्लांट मैनेजर यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन बेसिक काम जो है कि क्वालिटी की जब बात आएगी वो तो उसने डिलीवर करनी है, जिसने पेंच कसने हैं, जिसने गाड़ी के नट कसने हैं, जिसने गाड़ी में इंजन रखना है, जिसने गाड़ी को पेंट करना है, जिसने गाड़ी को फाइनल टच देना है, और वहां जाकर उसने किसी एरर को होने नहीं देना। लिहाजा हम इसको इस अप्रोच से देखते हैं कि they are the top leaders who are attached with the customer, who are directly attached with the market, and they can bring the new ideas, they can bring the new creativity, they can bring up suggestion for us, and that suggestion makes our products in an ideal way. Therefore we recognize the employee, हम एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको रिवॉर्ड करते हैं, ताकि वो अपना जो है वो इन्वॉल्व कर सके अपने आप को। और इसके लिए जरूरी ये है कि हम ऑनेस्ट एंड रेगुलर फीडबैक दें, और जहां पर जितना इम्प्रूवमेंट है उस पर उसे अप्रिशिएट करें, और जहां पे जो कोई लूप होल है उसे ओवरकम करने के लिए उसे कहें और उसको रास्ता बताएं, उसे सजेशंस दें, उसे ट्रेनिंग दें, उसे इक्विपमेंट दें, उसे जो भी चीज की कमी है प्रोवाइड करें, ताकि वो एक्सेल कर सके, इम्प्रूव कर सके और हमें एक बेटर रिजल्ट दे सके। तो इस लिहाज से हमें एम्प्लॉइज को डेवलप करना चाहिए, हमें उनकी स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए, हमें एडवांसमेंट लाना चाहिए उनकी डेवलपमेंट में, ताकि वो भी ग्रो करें। तो आज का जो जमाना है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ग्रो करने का जमाना है, तो अगर वो ग्रो करेंगे तो नेचुरली हम भी ग्रो करेंगे। तो ये एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्या जी, इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जी मुख्तार, आपका नंबर मैं नोट कर रहा हूँ, कोई और भी बच्चा हो तो ज़रूर नंबर दे दिया करें। 0333 दैट्स देन 358550, तो आपको ऐड कर देंगे हम ग्रुप में इंशाल्लाह। अच्छा सर, वी इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन स्ट्रेटेजिक प्लान। जी देखिए, मेरी बात सुनिए, बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे या पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेटेजिक प्लान में हम इन्वॉल्व इस तरह कर सकते हैं कि जो बिलो लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कस्टमर के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, हम उनसे इनपुट ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं। नेचुरली स्ट्रेटेजिक प्लान में उन्हें इन्वॉल्व करना एज सच इतना आसान नहीं है, यानी इट्स नॉट वेरी ईजियर अप्रोच वी कैन से कि जी हम जो है वो किसी एम्प्लॉय को पकड़ेंगे और उसको जनाब जो है वो आप ये कह दें कि जी बड़ी आसानी से हम जो है पार्ट बना देंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्टोरीज आर लिटिल डिफरेंट इन अ वे दैट कि हम उसकी सजेशन सारी की सारी इन्वॉल्व करेंगे, हम उससे मशवरों को इन्वॉल्व करेंगे, और अल्टीमेटली उसका जो सुपरवाइज़र है और उसके ऊपर मैनेजर है, डायरेक्टर है, तो उसके हेड का जो डिपार्टमेंट या यूनिट हेड है वो तो अल्टीमेटली पार्ट ऑफ मैनेजमेंट पहले ही है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लिहाजा उसकी सजेशंस को अहमियत दें। तो ये वो चीज़ है जो हम कहना चाहते हैं। अब जहाँ तक सवाल है आपका कि मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम मैंने बताया, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बताया, बैलेंस स्कोर कार्ड पे बात हुई।
अब थोड़ी सी बात हमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर करनी चाहिए कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या है, नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या है। यहाँ पे आई हैव मेड अ लिटिल वीडियो रिगार्डिंग दैट, जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स के तो ये वो मसला है। पहले मैं इसे रोकता हूँ ताकि मैं शेयर कर सकूँ आपके साथ। तो ये वो मसला है जिसको अभी हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में देखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज को मैं ज्यादा देर बहस लाना चाह रहा था, वो थे जो इसको हमने जरा सिर्फ एक दफा कह दिया, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स जो कि इस्तेमाल होती हैं एक आम परफॉर्मेंस कंट्रोल में। तो इनकी एक वाज़ेह लिस्ट है हमारे पास, जिसके अंदर हम चंद एक चीजों को देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मेजर्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में हम क्या रिटर्न ले रहे हैं, फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्या है, कैश पोजीशन क्या जा रही है, कैपिटल टर्नओवर क्या है, रिसीवेबल टर्नओवर क्या है और कैश फ्लो क्या है। अब इसमें से फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका इन डेप्थ नॉलेज मेरी बजाय आप लोगों को ज्यादा है, चूंकि आप ज्यादा फाइनेंस रिलेटेड लोग हैं, चूंकि आप ज्यादा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। मेरा एरिया जो कि ज्यादा मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, तो मैं इनको इन डेप्थ तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कुछ जानता हूँ कि ये वो चीजें हैं जहां से हम फाइनली ट्यून करके देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज कहाँ खड़ी है। तो देखिए जो है इसके अंदर एक तो ये है कि व्हाट आर द सिचुएशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इश्यूज, लेकिन कुछ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ये है जिसके अंदर सर्विस की क्वालिटी आपकी कैसी जा रही है, अगर ये एयरलाइन है तो पैसेंजर सेफ्टी को आप कैसे देखते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मेयार क्या है, लेबर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैं पैसेंजर वॉल्यूम आपका कितना है, मटेरियल को हैंडल करने में कितने आप एफिशिएंट हैं, फिक्स्ड एसेट में आपकी एफिशिएंसी क्या है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम क्वालिटेटिवली देखते हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं देखते। आल्दो के इन द एंड मैनेजमेंट के एंगल में हर चीज ही क्वांटिटेटिव में लानी पड़ती है क्या टू समहाउ, लेकिन जो डायरेक्टली फाइनेंशियल है शुरू से एंड तक वो इस साइड पे हमने लिखे, और नॉन फाइनेंशियल की लिस्ट थोड़ी सी हमने इस टाइप पे राइट साइड पे रखी है, ताकि अगर कोट करना पड़े कहीं तो आपको पता हो। अब इसके अंदर दो चीजें हम देखते हैं। एक चीज तो आप ये देखते हैं कि टास्क परफॉर्मेंस को देखते हैं आप। अब टास्क परफॉर्मेंस वो है जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एम्प्लॉय की, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसमें क्या सक्सेस वो अचीव कर रहा है, किस हद तक वो कामयाबी से इन डिलीवरेबल्स को डिलीवर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो जिम्मेदारियां हैं जिनको हम कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस कहते हैं, जो कि उसके रोल के अलावा है एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। जैसे मैं एज एन एम्प्लॉय ऑफ ICMAP, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको जो कंटेंट्स दिए गए हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ डील करूं और उसके अंदर मैं जितना हक अदा कर सकता हूं करूं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी आम है कि जब मैं ICMAP से निकल रहा हूं तो उस वक्त आते जाते मुझे नजर आए कि कोई बच्चा जो है वो रैपर फेंक रहा है वहां पे, तो मेरा ये काम है कि मेरी कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस है, ये मेरा एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर है कि मैं उसे बुलाऊं और बुला के कहूँ बेटा जो इंस्टीट्यूशन होता है ये मादरे इल्मी होता है। हम मेहनत दो वजूहात की बिना पे करते हैं, एक इस वजह से कि हम कामयाब हो जाएं पेपर में, हम फेल ना हो, क्वालिफाई कर जाए, लेकिन दूसरी वजह ये होती है कि हम मेहनत इसलिए कर रहे होते हैं कि कल को ICMAP का नाम और टैग हमारे छाती पे सजना है, और जब ये टैग हमारे साथ सजना है तो वहां पर कोई दूसरी प्रोफेशनल बॉडी का पर्सन किसी जगह पे हमें कटिंग एज यूज करते हुए बीट कर गया, तो ये हमारी रिप्यूट डैमेज नहीं करेगा, ये हमारे अदारे की रिप्यूट डैमेज कर देगा। लिहाजा ये मेरी कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एहसास जिम्मेदारी पैदा करूं कि हमें सिर्फ ना सिर्फ रिगार्डिंगली पेपर में सक्सेस हासिल करनी है, हमें अपने इदारे की इज्जत के लिए, हमें अपने इदारे की डिग्निटी के लिए, हमारे अपने इदारे की रिप्यूट के लिए, जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला
प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसकी रिप्यूट के लिए ज्यादा हार्ड वर्क करना है, ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा आगे बढ़ना है, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, हर सब्जेक्ट में हमें मास्टरिंग करनी है। वो मास्टरिंग जिसकी बुनियाद पे जब हम मार्केट में जाके इंटरव्यू देंगे, जब मार्केट में जाके हम कोई चीज परफॉर्म करेंगे, तो लोग कहें हाँ ये है वो कैंडिडेट जो हमें चाहिए था, ये है वो शख्स जिसकी हमें जरूरत थी, ये है वो कॉन्टेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए हम इकट्ठे हुए, जिसको हम अचीव करने के लिए गए। यानी हम बायॉन्ड द लिमिट ऑफ द क्वालिफाइंग सोचें, और हम सोचें कि व्हाट एल्स वी कैन डू टू अचीव दिस, इज व्हाट आवर माय एक्स्ट्रा रोल ऑफ बिहेवियर to reflect by my communication, my commitment, my networking ability, जिससे मैं ऑर्गेनाइजेशन का फायदा दे सकता हूँ, जिसको ऑर्गेनाइजेशन से हम अचीव कर सकते हैं और अपनी एफर्ट से। ये है वो चीज which is related with the performance matters in our organization, just not the job performance, what beyond you can do for the brand image, for the respect of your organization, and for the dignity of and success of your माधुरी। So this is what we want to say today. तो आज के लिए मेरे पास जो है तो अब यहाँ तक देखिए कि मैंने आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर भी थोड़ा सा गाइडलाइन दिया है कि इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जितनी भी वीडियो है नेचुरली आप लोगों की इमानत है, ये मैं अपलोड करके इसका लिंक आपको ज़रूर सेंड करूँगा। अच्छा, अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रहा था कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स भी दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में इनका बड़ा की रोल है। तो अगर आप बच्चों को फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल तक की बात समझ आ गई, तो आप जी लिख के एंटर कर दीजिए, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे 3-4 टॉपिक थे, इनको आपने सही तरह अंडरस्टैंड कर लिया है और कॉन्सेप्चुअली आपने इनको समझ लिया है कि क्या है। तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं हम पर्टिकुलरली जो इश्यूज रिलेटेड हैं इंटरनल कंट्रोल के साथ। तो मैं उनको भी ज़रूर आज आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जहाँ तक इंटरनल कंट्रोल्स का ताल्लुक है, मैं आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस शेयरिंग। तो मैं इसके अंदर आपके सामने जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, वी कैन से दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स। तो मैं इस पर बात करता हूँ इंटरनल कंट्रोल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स के साथ। देखिए, इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि स्ट्रेटेजिकली जब हम एक कोर्स ऑफ एक्शन या प्लान कर लेते हैं, तो उस प्लान के ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस हम रखते हैं। वो चेक एंड बैलेंसेस एतबार से होते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कंट्रोल में रहे, और कहीं भी अगर कोई डेविएशन होता है या हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन से या हम अपने स्ट्रेटेजिक प्लान से अगर डाइवर्ट होते हैं, तो पूरी तौर पे हमें आइडिया हो जाए कि आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स के साथ। देखिए, इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि स्ट्रेटेजिकली जब हम एक कोर्स ऑफ एक्शन या प्लान कर लेते हैं, तो उस प्लान के ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस हम रखते हैं। वो चेक एंड बैलेंसेस एतबार से होते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कंट्रोल में रहे, और कहीं भी अगर कोई डेविएशन होता है या हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन से या हम अपने स्ट्रेटेजिक प्लान से अगर डाइवर्ट होते हैं, तो पूरी तौर पे हमें आइडिया हो जाए कि देयर इज समथिंग वी आर वायलेटिंग दैट। तो इसके लिए हमारे लिए कंट्रोल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसके अंदर एक हमारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्यों लगाए जाते हैं और किस तरह से हम अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डिजाइन भी मैनेजमेंट करती है और इसको इफेक्टेड बाय मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट खुद ही डिजाइन करती है, खुद इसको इफेक्टिव बनाती है,
इसका मकसद एक ये होता है कि जितने भी लोग वाबस्ता हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें रीजनेबल अश्योरेंस दी जा सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी। मैं रिपीट करता हूँ, इंटरनल कंट्रोल जो है इनको डिजाइन भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट करती है और इन्हें इफेक्टिव भी वही बनाती है। इसका मकसद ये होता है कि हम जितनी भी वाबस्ता लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकें कि ऑर्गेनाइजेशन हर सूरत अपने मकसद को हासिल करेगी और इसके अंदर चूक होने का चांस नहीं है। एक बात। दूसरी चीज इसके अंदर जो आ जाती है कि हम किस रिगार्ड से कंट्रोल जो है इनसे क्या बेनिफिट लेते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि इससे हमारी जो रिपोर्टिंग है वो रिलायबल हो जाती है, यानी हमारी रिपोर्ट जो है उसके ऊपर किसी किस्म का डाउट नहीं किया जा सकता, वो रिलायबल होती है, कंसिस्टेंट होती है और ट्रस्टेबल होती है, पहली बात। दूसरी चीज इसमें जो होती है वो ये होती है कि ये इंश्योर करते हैं कंट्रोल के हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन जो है वो इंश्योर रहेगा। उसकी वजह ये होती है कि बज़ाहिर देखा जाए तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या है। बेसिकली इसके मकासद कुछ इस तरह से हैं कि जब हम ऑपरेशनल साइड पे देखें तो ना तो हमारा टाइम वेस्ट हो और ना ही हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो। दोनों चीजें जो है, टाइम और रिसोर्सेज दोनों को सेव किया जा सके, तो ना तो हमारा टाइम वेस्ट हो ना रिसोर्सेज वेस्ट हो, दोनों को कंट्रोल किया जा सके। जब आप ये दोनों चीजें कंट्रोल कर लेते हैं तो अल्टीमेटली इसका जो इफेक्ट आता है वो ये आता है कि आप जो है वो बेटर सर्विसेज दे पाते हैं, बेटर सर्विसेज दे पाते हैं और आप बेटर रिस्पॉन्स कर सकते हैं अपने कस्टमर को। टाइम सेव करते हैं आप, रिसोर्स वेस्ट होने से बचाते हैं, टाइम वेस्ट होने से बचाते हैं, उसके ऊपर भी कंट्रोल है, रिसोर्सेज के वेस्ट होने पे भी कंट्रोल है, तो आप बेटर रिस्पॉन्स दे सकते हैं अपने कस्टमर को, बेटर वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं आप अपने कस्टमर को, और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो आएगा वो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ये कोई अकेली शेयर होल्डर नहीं उठा के ले जाते हैं, इस प्रॉफिट का इम्पैक्ट तमाम लोगों पे आता है। इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑल दो शेयर होल्डर्स पे भी जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो अल्टीमेटली एम्प्लॉइज पे भी आता है और इसका इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल कस्टमर की तरफ भी जाता है कि एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी कस्टमर को ज्यादा अच्छी वैल्यू डिलीवर करती है, दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स को भी मुनाफा मिलता है, एम्प्लॉइज को भी इसका फायदा होता है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इससे इफेक्ट होती है आपकी मोटिवेशन, आपके एम्प्लॉइज की मोटिवेशन, आपका टीम वर्क, आपके रिलेशनशिप एंड कल्चर। रिलेशनशिप एंड कल्चर दो सेंस में कि को वर्कर्स के साथ भी वर्कर्स के अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं और सुपरवाइजर भी इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में कामयाब रहता है, और अल्टीमेटली इम्पैक्ट इन तमाम चीजों का जो है वो आपके ब्रांड इमेज पे जाता है। अब अगर देखा जाए तो बात शुरू हुई थी कहां से कि अच्छी इफेक्टिव ऑपरेशन के नतीजे में आप वक्त भी बचाते हैं, रिसोर्सेज भी। नतीजा आप बेटर सर्विसेज देते हैं कस्टमर को, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उसका हिस्सा शेयर होल्डर को भी जाता है, एम्प्लॉइज को भी जाता है, कस्टमर को भी जाता है, इवन सप्लायर्स को भी जाता है, सप्लायर्स को भी टाइमली पेमेंट्स मिल जाती है। तो इसका कुछ हिस्सा सप्लायर्स की तरफ भी इफेक्ट होता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट एम्प्लॉइज की तरफ भी आएगा, मोटिवेशन बढ़ेगी, टीम वर्क बढ़ेगा, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ब्रांड इमेज अच्छा होगा, को वर्कर सुपरवाइजर रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कल्चर ही अच्छा हो जाएगा, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आता है।
तो लिहाजा हम ये कह रहे थे कि इंटरनल कंट्रोल जो है डिजाइन और इफेक्टिव मैनेजमेंट ही बनाती है, और इसका मकसद ये होता है कि एक रीजनेबल एश्योरेंस दी जा सके कि कंपनी अपने मकसद को हर सूरत हासिल करेगी। इसके नतीजे में रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन इंश्योर की जाती है, और ये भी इंश्योर किया जाता है कि कंपनी जो है अपने कारोबार के दरमियान किसी भी तरह लॉ और एथिकल रेगुलेशंस को वायलेट ना करे, क्योंकि ये भी इंश्योर किया जाए कि हम कोई वायलेशन ना कर रहे हो, हम किसी बिजनेस लॉ की, हम किसी कस्टमर लॉ की या कंज्यूमर एक्ट की या किसी लेबर लॉ का वायलेशन ना कर रहे हो, और हम विद इन द वी विल शुड प्ले द गेम विद इन द रूल्स ऑफ द गेम, कि हम जो भी गेम खेल रहे हैं विद इन द रूल्स ऑफ द गेम होनी चाहिए। अब अगर हम सम अप करते हैं तो सम अप करते हुए हमने ये कहना है कि इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको मैनेजमेंट बनाती है, डिजाइन करती है, ताकि एक रीजनेबल इंश्योरेंस दी जा सके कि कंपनी अपने मकसद को अचीव करेगी। इसका एक मकसद ये भी है कि हम रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकें और इफेक्टिवनेस ऑफ एफिशिएंसी और ऑपरेशन इंश्योर कर सकें, जिसके नतीजे में वक्त भी बचे, रिसोर्सेज भी सेव हो, बेटर सर्विसेज दी जा सकें, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, जिसका फर्दर इम्पैक्ट आए कस्टमर पे, सप्लायर पे, शेयर होल्डर पे, एम्प्लॉइज के, और इंटरनल कल्चर भी इम्प्रूव हो, मोटिवेशन भी बढ़े, टीम वर्क भी बढ़े, और ब्रांड इमेज में भी इजाफा हो। और तीसरी चीज ये है कि हम किसी भी तरह की कोई भी बिजनेस लॉ या कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन या एथिकल प्रिंसिपल को वायलेट ना करें, और हम विद इन द रूल्स ऑफ द गेम खेल सके। तो ये जनाब हम बात कर रहे थे मीनिंग्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे। अब जहां तक सवाल है कि अगर हम डिटेल में जाना चाहें कि पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, तो देखिए पर्पसेस की तरफ चलते हैं। पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, देखिए इंटरनल कंट्रोल के जो पर्पसेस हैं उसमें से एक पर्पस तो हमने यही एक्सप्लेन कर दिया कि एंटिटी हर सूरत अपने मकसद को हासिल कर सके, यानी ऑर्गेनाइजेशन हर सूरत अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, और इंश्योर किया जा सके इन टर्म्स ऑफ कि सबसे पहली बात यह है कि जो कारोबार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, वो ऑर्डरली और एफिशिएंट मैनर में हो रहा है। हम बिजनेस चलाने में जो है वो हैजर्ड अप्रोच से नहीं काम ले रहे, बल्कि हम एक डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर चल रहे हैं। हम ऑर्डरली और एफिशिएंटली हर चीज को कंडक्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो एक बात तो सबसे पहले ये आ जाती है। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं कि हम कंपनी के एसेट्स का किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं चाहते, यानी वी वांट safeguard of assets of the company. So company assets are not being snatched, or being stolen, or being lost somewhere during the business activity. Means these assets are not related with only the financial resources. These are physical resources. These are information resources, and you can say all of those resources which are used as an इनपुट। सो तमाम एसेट्स का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उसके अंदर फिजिकल एसेट्स भी हैं, उसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशनल एसेट्स भी हैं कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, हम इनका ऊपर कंट्रोल करेंगे कि ये नहीं कि अगर ये कोई कॉलेज है तो कोई मल्टीमीडिया उठा के ले जाए, अगर ये कोई कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग कंपनी है तो लैपटॉप उठाया और डाटा ही हमारा कोई उठा के ले गया, और अगर ये कोई फाइनेंशियल कंपनी है तो पता ही नहीं इसके अकाउंट से कितने पैसे किसने विड्रॉ कर लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कारोबार ऑर्डरली मैनर में चल रहा है, हमने एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ बिजनेस को इंश्योर किया हुआ है, और हम इसके एसेट्स को सेफ गार्ड करेंगे और इनको वेस्ट होने नहीं देंगे। फिर इसके अंदर हम ये भी करते हैं कि हम कोई भी बिजनेस स्टेप जब लेते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं तो हम ये लाजमी देखते हैं कि जो स्टेप हम लेने जा रहे हैं इसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, यानी हम हर सूरत आइडेंटिफाई करते हैं कि किस मामले में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। चूंकि ये जो एसेट्स हम कारोबार में लगा बैठे हैं और जितना भी एसेट्स है ये हमारा जाती मिल्कियत नहीं है। एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम जानते हैं कि पैसा हमारे पास इमानत है, ये पैसा शेयर होल्डर्स का है, और जो
जमा शुदा अकाउंट है उसमें स्टेक होल्डर्स का हिस्सा है। जैसे अगर आप यूँ समझें कि अगर आप समझते हैं थोड़ा गवर्नेंस के हवाले से, तो आप ये जानते हैं कि कारोबार में पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है वो शेयर होल्डर का नहीं लगा होता। शेयर होल्डर का पैसा शेयर्स की शक्ल में जरूर लगा होता है, लेकिन कस्टमर अगर एडवांस गाड़ियां बुक करानी शुरू कर दे, जैसे टोयोटा की गाड़ी एक जमाने में एडवांस बुक होती थी और उसका काफी सारा पैसा हम पहले जमा करा देते थे, शायद आज भी होती हो, तो अगर हम 6 माह पहले कुछ पेमेंट कर देते हैं तो वो पैसा भी तो कारोबार में लगा हुआ ना, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो कस्टमर का कुछ तो पैसा लगा ही हुआ, ठीक है ना। इसी तरह सप्लायर अगर क्रेडिट में माल दे रहा है और वो भी 6 माह या साल की टर्म के ऊपर पैसे ले रहा है, तो फिर तो सप्लायर का भी कुछ पैसा कारोबार में लगा हुआ है। और अगर आप देखें कि पैसा जो है वो बैंक ने लोन दिया, तो बैंक तो लोन फौरन नहीं ना ले लेगा, वो तो इंस्टॉलमेंट में लेगा, वो तो सर्विसेज चार्जेस के साथ उसको पे बैक करेगा। तो देखा जाए तो बैंक का पैसा भी है इसके अंदर, तो इसके अंदर फंड्स प्रोवाइडर का पैसा है, इसके अंदर सप्लायर का पैसा है, इसके अंदर शेयर होल्डर का पैसा है, इसके अंदर कस्टमर का पैसा है, और फिर इसके अंदर एम्प्लॉइज का पैसा भी है। वो इस तरह से कि एम्प्लॉइज जो है वो 29 दिन बाद 30वें दिन तनख्वाह लेते हैं, यानी 4 हफ्ते की जो उनकी सर्विसेज होती है वो उनकी इन्वेस्टमेंट ही तो होती है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट वगैरह जो होता है वो भी कट के बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ होता है। तो इस तरह देखा जाए तो एम्प्लॉइज भी का भी पैसा लगा होता है। तो अलगर्ज किसी का भी हो, लेकिन ये पैसा एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो पैसा मेरी पॉकेट से तो नहीं है सारे का सारा। लिहाजा मैं जो भी बिजनेस इनिशिएटिव लेता हूँ, मैं जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाता हूँ, मैं जो भी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने जाता हूँ, जाहिर है स्ट्रेटेजी को आप उर्दू में हिकमत अमली कहते हैं, मैं जो भी हिकमत अमली एग्जीक्यूट करने जाता हूँ, मेरा ये इखलाकी, कानूनी और प्रोफेशनल फरीजा है कि मैं हर स्टेप को लेने से पहले उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करूं और असेस करूं कि इसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। बिकॉज किसी के पैसे पे जुआ तो नहीं खेल सकता ना मैं, और किसी के पैसे पे मैं हाई रिस्क भी नहीं ले सकता, चूंकि ये मेरे पास इमानत है। लिहाजा मुझे इसका असेसमेंट करना पड़ेगा कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और अगर रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है तो क्या रिस्क को हम किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आप नई होंडा सिविक लेते हैं और आपको पता है कि इसके ऊपर आपका जो है वो 4 मिलियन लगा हुआ है, या चले लाखों में बात कर लेते हैं, 35 से 40 लाख लगा हुआ है, तो आपको नजर आता है कि गाड़ी सड़क पे और मेरा 35 लाख सड़क पे फिर रहे हैं, 40 लाख सड़क पे फिर रहा है, तो यार इस रिस्क को क्यों ना मैनेज किया जाए। तो आप क्या करते हैं, आप उसे इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस कराने की सूरत में ठीक है, आपको प्राइस का 2% या 2.5% पे तो करना पड़ता है, लेकिन आपको ये पता है कि गाड़ी को उठा के भी ले गया तो मुझे इसके बदले में नई गाड़ी मिल जाएगी। इसी तरह हम सोचते हैं कि क्या रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्या रिस्क इतना कम है कि हम इसको बेयर करें, और क्या ये इतना ज्यादा तो नहीं कि किसी तरह से इसे मैनेज किया जाए, कोई जो है आप कह लीजिए फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, या कोई इंश्योरेंस करवा ली जाए। तो ये सब कुछ हम जरूर देख रहे हैं। तो हमने बात ये की कि बिजनेस ऑर्डरली और एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट करना है, एसेट्स को सेफगार्ड करना है, और उसके साथ साथ रिस्क को हमने मिनिमाइज करना है, और स्ट्रेटेजीज जब एग्जीक्यूट करनी है तो रिस्क को असेस करके चलना है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। हमने हर सूरत ये इंश्योर करना है कि हमारा निजाम इतना फूल प्रूफ होना चाहिए कि जिसके अंदर प्रिवेंशन की जा सके और डिटेक्शन की जा सके फ्रॉड की और एरर की, कि हमारा निजाम इतना फूल प्रूफ होना चाहिए कि फौरी तौर पे पहली बात तो ये है कि प्रिवेंशन हो सके, कोई फ्रॉड करना चाहता है या कोई गलती हो जाती किसी से तो वो प्रिवेंट की जा सके, और अगर प्रिवेंट नहीं हो सकती तो अर्लीस्ट पॉसिबल डिटेक्शन पॉसिबल हो सके, कि ऐसी किसी भी सूरत में चीज जो है वो खुल के हमारे सामने आ जाए कि बेसिकली कहाँ पे इनसिक्योर फिक्ट फैक्टर प्रिवेल करता है। इसके बाद हमें अपने तमाम निजाम को इतना इंश्योर करना है कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। हमारी तमाम ट्रांजैक्शंस,
हमारे तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए और इसके अंदर डेट, टाइम, वैल्यू, वर्थ, जितने भी पैरामीटर रिकॉर्डेड होने चाहिए वो एग्जैक्टली रिकॉर्डेड चाहिए। उसके अंदर किसी भी किस्म का हम अच्छा उसमें टाइमलीनेस में असूल वही है, चाहे नेल सस्ता है और थ्रेशर महंगा है, आपने जो चीज पहले खरीदी वो पहले रिकॉर्ड होगी और बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा जैसे मेंटेन होना चाहिए। तो आप हर सूरत एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड और कंप्लीटनेस का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे कि आपका रिकॉर्ड हर एंगल से कंप्लीट होना चाहिए और रिकॉर्ड आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का इबहम नहीं होना चाहिए। फिर इसके अंदर ये भी बात है कि जो भी रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं ये तमाम रिपोर्ट्स जो है ये टाइमली होनी चाहिए और ये हमारे लिए रिलायबल होनी चाहिए, जिसके ऊपर बेस करके हम डिसीजन ले सकें, जिसके ऊपर बेस करके हम डिसीजन ले सकें। तो ये तभी हो सकता है अगर हमारा निजाम मजबूत है, हमारा सिस्टम इन कंट्रोल है, हमारी परफॉर्मेंस वेल असेस्ड है, तो हम टाइमली मैनर में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि परफॉर्मेंस को असेस कहाँ से करना है, हमने जाहिर है परफॉर्मेंस को असेस हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट से करना है, परफॉर्मेंस को असेस हमने क्वालिटी रिपोर्ट से करना है। तो जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो असेसमेंट कैसे ठीक हो सकती है? बड़ी सिंपल सी बात है कि इट्स अ वे बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट एट लीस्ट माय मदर पास्ड अवे इन 2013, तो मैं कम से कम बात करूं 2003 या 4 की। तो एट दैट टाइम माय मदर वाज जस्ट डिक्लेयर्ड एज डायबिटिक, तो मेरी वालदा जो है नियर अबाउट डायबिटिक डिक्लेयर हुई थी, तो थोड़ा अरसा हुआ था और उन्हें हाइपरटेंशन भी हो गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या आप पसंद करेंगे कि मैं अंधेरे में तीर चलाऊं और मैं तीर तुक्के से आपकी वालदा की दवाई लिखूं? मैंने कहा नहीं, ये तो हम नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई अगर आप ये नहीं चाहते तो ये एक कॉपी लें और इस कॉपी के ऊपर आप एक्यूरेट टाइमिंग के साथ मुझे इनकी डायबिटिक नोट करके दें कि नाश्ते से पहले कितनी थी, ब्रेकफास्ट के बाद कितनी हुई, लंच के बाद कितनी हुई, डिनर के बाद कितनी हुई, और ब्लड प्रेशर भी दिन में 3 से 4 दफा का रिकॉर्ड करके लाएं। और अगर आपके पास इस तरह का 5 से 6 दिन का डाटा मौजूद हो तो फिर आप मेरे पास आए, फिर मैं आपको मेडिसिन एडजस्ट करके दूंगा और फिर वो सही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर की सारी एक्टिविटी डिपेंड करती थी रिलायबिलिटी ऑफ रिपोर्ट के ऊपर। अगर टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट्स और बाकी रिपोर्ट्स रिलायबल ही नहीं होंगी तो फिर इसका मतलब है कि हमारे जो मेडिसिन है वो तीर और तुक्के होंगे। लिहाजा हमें ये पता होना चाहिए कि अगर डॉक्टर की तमाम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स पे बेस करती है तो हमारी भी परफॉर्मेंस की सारी असेसमेंट रिपोर्ट पे बेस करती है, और अगर वो रिपोर्ट रिलायबल ही नहीं है तो फिर हम कंट्रोल किसको कर रहे हैं, फिर हम चला किसको रहे। देयरफॉर हमारी रिपोर्ट्स रिलायबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और वो स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। तो हम अगर बात को रिपीट करें तो हमने ये बात कही कि एक बात तो ये है कि कारोबार ऑर्डरली और एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। कारोबारी एसेट्स जो हैं वो सारे के सारे सेफ गार्ड होने चाहिए, वो हमारी जाती मिल्कियत नहीं है, वो दूसरों की इन्वेस्टमेंट है। रिस्क को कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, हम कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने से पहले रिस्क वेल असेस्ड होना चाहिए कि क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं या हमें ये रिस्क जो है वो किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा या हमें ये रिस्क जो है किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ ये भी है कि हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे निजाम इतना मजबूत हो कि इसके अंदर एरर का और फ्रॉड का डिटेक्शन हो सके, पहले प्रिवेंशन हो सके, और नहीं हो सकता डिटेक्शन तो एटलीस्ट हो जाए, और हमारा रिकॉर्ड एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और हमारी रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी रिलायबल होनी चाहिए और टाइमली मैनर में होनी चाहिए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी हम बिल्कुल ठीक सिमत में जा रहे हैं। ठीक होगी बात? तो फिर हम ये कह सकते हैं हम ठीक सिमत में जा रहे हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं, अच्छा चलिए ये सारी बातें अपनी जगह है, हम एक सवाल आपके सामने रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ इंटरनल कंट्रोल? इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंटरनल कंट्रोल का एम नहीं है? चलिए मैं भी गौर करता हूँ, आप भी जरा गौर कीजिए कि इसमें से एक ऐसा है जो इंटरनल कंट्रोल का एम नहीं है।
तो देखते हैं हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जी पढ़े, आपको मसला नहीं, इजीली लें आप इसको, कोई ऐसी बात नहीं। जी बच्चों, मैं देखता हूँ आपने क्या जवाब दिया है। तो आप में से एक बच्चे ने जवाब दिया है मुझे, बाकी बच्चों ने नहीं जवाब दिया। असल में एक्चुअली हमें फाइंड आउट ये करना था कि जो इंटरनल कंट्रोल का एम नहीं है। देखिए ये तो हमने पढ़ा है, टू हेल्प इंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, के लॉज एंड रेगुलेशन को हम जो है वो कंप्लायंस करें, इनको वायलेट ना कर जाए। ये तो है, हमें तो वो ढूंढना है जो नहीं है। हेल्प इंश्योर क्वालिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करेक्ट हो, ये भी हमारे इंटरनल कंट्रोल का मकसद है। और इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू बिजनेस ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल रिस्क, कि हम फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेशन ऑफ बिजनेस को अप्रोप्रिएट मैनर में चला सकें, ये भी हमारे कंट्रोल्स का मकसद होता है। जो नहीं है वो है बी। वो क्या है? वो है एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम पुअर जजमेंट एंड ह्यूमन एरर, कि हम ये एलिमिनेट ही कर दें कि ये मुमकिन ही ना हो, ये हो ही ना सके कि इंसान गलती करे और पुअर जजमेंट हो। हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि ये गलत है। इसकी दो तीन वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि जब कोई इंसान ये कहता ना कि मैंने एरर का चांस एलिमिनेट कर दिया, वो हो नहीं सकता, इसका मतलब है वो आइंदा वॉचफुल नहीं रहेगा। और अगर वो वॉचफुल नहीं रहेगा तो इसका मतलब है एरर हो भी गया तो वो डिटेक्ट भी नहीं कर सकेगा और प्रिवेंट भी नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें कभी भी नहीं मानना चाहिए कि एरर का चांस एलिमिनेट हो गया, मिनिमाइज हो गया। ये हम मान लेते हैं कि कंट्रोल वाकई इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। और एक तो वजह ये, और दूसरी वजह है कि हमारी जो मजहबी रिवायात है वो बताती है कि इंसान गलती का पुतला है, तो इंसान गलती ना करे ये हो नहीं सकता, और एरर को चांसेस को एलिमिनेट कर दिया जाए ये मुमकिन नहीं है। मिनिमाइज किया जा सकता है, रीजनेबल एश्योरेंस दी जा सकती है। यही हमने कहा, रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं हम आपको, हम अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी के साथ आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हम इसको रोक लेंगे। लेकिन हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसके कहने के दो ही मतलब है। एक तो ये कि आइंदा से आप प्रिवेंशन भी नहीं करेंगे, डिटेक्शन भी नहीं करेंगे, और आप सुकून से नींद से सो जाएंगे, कोई बात नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि आप इस बात से भी हट रहे हैं कि देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में हमेशा रूम होता है इम्प्रूवमेंट का। अगर कोई इंसान ये कह दे कि अब गलती का इस्तेमाल ही नहीं है, गलती हो ही नहीं सकती, इसका मतलब है वो उस रूम को भी नहीं ढूंढेगा। तो ना ये इम्प्रूव होंगे, ना ये बेटर होंगे, और ना ही आप जागती आंखों से इसे देखेंगे, क्योंकि आप तो बेफिक्र हो गए हैं कि अब ये गलती हो ही नहीं सकती। लिहाजा ये बात कभी भी मुमकिन नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हम रीजनेबल इंश्योरेंस दे सकते हैं, हम कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं दे सकते। सो बी को हम हटा देते हैं, और यही हमें ढूंढना था। अच्छा, अब जो नेक्स्ट आपके सामने एक और सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा दूसरी साइड से आ गया। इट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ अ लार्ज कंपनी टू रिपोर्ट, कि जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, जो निजाम डिजाइन करते हैं कंट्रोल्स का और सिस्टम का, वो किसके सामने जवाब होते हैं? जी शाबाश बच्चों, इंटरनल ऑडिटर्स आर आंसरेबल। देखिए आपने फ्यूचर में चल के कंट्रोल्स ही तो डिजाइन करने हैं, बल्कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो होते ही सिस्टम डिजाइन करने के लिए। उनका तो एक काम ही ये होता है कि वो क्या करेंगे, साजिद मुनीर आप फिक्र ही ना करें, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ही बना ली है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग बना ली है मैंने, मैं इसको जी स्टूडेंट्स,
تو میں بات کر رہا تھا انٹرنل کنٹرولز پہ. ایکچولی ٹائم تھوڑا کم ہو گیا میرے پاس, تو میں ابھی اس پہ مزید بات کرنی چاہتا ہوں. کل بھی جو رہ گئی ریمیننگ بات آپ کو لازمی سناؤں گا, اور اگر ان کیس نہ سنا سکا تو پھر وہ میں ویڈیو ہی آپ کو دے دوں گا, اپلوڈ کر دوں گا. اور یہاں تک جو ہے آپ کے جو ایشوز ہیں اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ اسٹریم لائن کریں, اس کے ساتھ لے کے چلیں. لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیچرز بتانا چاہتے ہیں, لیکن ٹائم لمیٹیشنز اینڈ باقی فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. بہرحال چلے, لیکن بہرحال اس کام کو ہم کل مکمل کریں گے انشاءاللہ, اور کل ہوپ فلی ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا آئی تھنک سو فار. تو اس کو کمپلیٹ کریں گے. آج کے لیکچر کے حوالے سے آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہو جائے, اور پھر وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. دیکھیں مصور, ایسا ہے کہ ٹو سم ہاؤ میں کر تو سکتا تھا, یہ ناممکن بات نہیں تھی کہ ریکارڈ کرتا رہتا اور اپلوڈ کرتا رہتا, لیکن انفارچونیٹلی میں نے ایسا کیا نہیں. میں نے تقریباً یہ کوئی 4 6 8 10 پچھلے لیکچر سے روٹین بنائی جن کو اپلوڈ کر دیا جائے. جب بچوں نے کہا کہ پورٹل میں تو مجھے مسئلہ ہے کہ ان بچوں کو, تو پھر میں نے اس کو بریکس پارٹ جو ہیں اپلوڈ کیے. تو بہرحال اینی وے جو کچھ ہے وہ آپ سب بچوں کے لیے ہے, اور جو نہیں ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. آئی سی ایم اے پی کے آفیشیل ڈیٹا بیس پہ موجود ہے, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی آپ سب بچے جانتے ہیں کہ میرے جو نوٹس وغیرہ وہ اویلیبل ہیں گوگل کلاس روم میں. واٹس ایپ پہ اگر کوئی مشکل ہوئی تو مجھے آپ فون کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, وہاں پہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. سو تھینک یو ویری مچ فار یور جوائننگ. اللہ حافظ.